हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 के अंदर द यूनियन एग्जीक्यूटिव। हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑलरेडी कवर अप कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इसके साथ ही द यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया रहता है उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में 76 आर्टिकल में कहा गया है और ये कौन होते हैं। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। सो कंट्री के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनको ही हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड पॉइंट्स। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। उसी तरह से ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती है। टर्म ऑफ ऑफिस नॉट फिक्स्ड। तो अटॉर्नी जनरल के टर्म के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, वो फिक्स नहीं होता है। वो अपनी ऑफिस में, अपनी पोस्ट पे तभी तक बने रहते हैं जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट चाहते हैं। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है प्रेसिडेंट को कि अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए, तभी वो उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी पोस्ट पर तब तक बने रहते हैं। नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी प्रोसीजर फॉर हिज रिमूवल। अटॉर्नी जनरल के रिमूवल का भी कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसा कि पहले ही हमने देखा कि जिस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, वो तब तक ही अपनी पोस्ट पर बने रह सकते हैं जब तक कि प्रेसिडेंट चाहते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी तरह से उनका रिमूवल भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में कोई और प्रोसीजर नहीं बताया गया है। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ही अटॉर्नी जनरल अपनी पोस्ट, अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है एडवाइस पे ही जो भी काम प्रेसिडेंट करते हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे रिमूवल से रिलेटेड हो, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पे प्रेसिडेंट करते हैं। रेम्यूनरेशन देखते हैं। रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? रेम्यूनरेशन इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो अटॉर्नी जनरल का जो रेम्यूनरेशन होगा, जो उनकी सैलरी होती है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सैलरी अलाउंसेस होते हैं वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। अब हम देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हमने पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने की जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो अटॉर्नी जनरल के लिए भी होनी चाहिए। एंड ही मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीज़न होनी चाहिए। जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए होता है, सेम वही क्वालिफ़िकेशन होगी अटॉर्नी जनरल के लिए कि ही मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 ईयर्स तक जज की पोस्ट पर रहे हों। जज का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का होना चाहिए या फिर 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, और एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। तो ये रहे अटॉर्नी जनरल की क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अटॉर्नी जनरल की अब हम ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस देखेंगे, क्या क्या ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। ही इज़ द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो कंट्री के चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं। इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील कहा जाता है। गिव एडवाइजेस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। सो लीगल मैटर्स पे एडवाइस देने का काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अटॉर्नी जनरल का। परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ लीगल कैरेक्टर।
लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी लीगल मैटर्स होते हैं, जो भी केसेस वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे लड़ना होता है, वो अटॉर्नी जनरल हैंडल करते हैं। इसीलिए इनको गवर्नमेंट का वकील कहा जाता है। ही डिस्चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंक्शंस इनके लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं, कन्फर्ड किए गए हैं, वो इनको परफॉर्म करते हैं। ड्यूटीज़ को जो कि प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल को असाइन कर सकते हैं। टू रिप्रेजेंट दी गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं अटॉर्नी जनरल। टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बिहाफ पे अपीयर होने का भी काम करते हैं अटॉर्नी जनरल। टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन एनी मैटर। सो किसी भी अदर लीगल मैटर में अगर प्रेसिडेंट जी कहते हैं तो अटॉर्नी जनरल को अपीयर होना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सो हमने पढ़ा ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस के बारे में कि अटॉर्नी जनरल कैसे अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, किस तरह से लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं, और किस तरह से प्रेसिडेंट के कहने पे वो कुछ अदर फंक्शंस भी करते हैं, अदर टास्क भी परफॉर्म करते हैं। और देखते हैं अदर पॉइंट्स हम अटॉर्नी जनरल के बारे में। सो राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक हमने उनकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को देखा, क्वालिफ़िकेशन को देखा। आप देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल के पास और कौन कौन से राइट्स होते हैं। राइट टू बी दी ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। सो किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, तो किसी भी कोर्ट में एक ऑडियंस की तरह कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन दी प्रोसीडिंग्स ऑफ दी बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ तक कि पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग में वो बात कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, एंड टेक पार्ट्स ले सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में पार्ट ले सकते हैं, या किसी भी कमेटी की कोई प्रोसीडिंग चल रही हो तो इनके पास ये राइट होता है कि अटॉर्नी जनरल उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन वोटिंग का राइट नहीं होता है, क्योंकि वो उस हाउस के मेंबर नहीं होते, तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। लेकिन एक ऑडियंस की तरह अपनी उस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। एन्जॉयज ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अ एमपी। तो जिस तरह से एमपी के पास जो भी प्रिविलेजेस होते हैं, इम्यूनिटीज़ होती हैं, वो सारी इम्यूनिटीज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास भी होती हैं। तो जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट्स दिए गए हैं, उसी तरह से कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इनके पास। अब वो हम इनको देखेंगे। शुड नॉट डिफेंड अक्यूज पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कोई भी अक्यूज पर्सन है उसके अगेंस्ट उसको वो डिफेंड नहीं कर सकते किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। शुड नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जा कर के भी वो कोई एडवाइस नहीं दे सकते। शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। सो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वो किसी भी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो ये रहे कुछ लिमिटेशंस जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फॉलो करने होते हैं। और अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें कि रेजिग्नेशन किसे देते हैं, तो अटॉर्नी जनरल अपना रेजिग्नेशन देते हैं टू दी प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट ही अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो हमने आज अटॉर्नी जनरल का भी टॉपिक कवर अप कर लिया है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।